तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे द 17 मिनट क्लासेस। आज है लेक्चर 2, टोटल 10 वीडियो के टारगेट का। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक विवाद, आईएलओ और वो समय में भारत की स्थिति, क्या आईएलओ पे थी और क्या औद्योगिक विवाद की स्थिति भारत में थी। साथ में हम ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के बारे में भी बात करेंगे, फिलाडेल्फिया घोषणा के विवाद की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। टॉपिक है हमारा औद्योगिक विवाद की परिभाषा और मुख्य तत्व। देखिए, इसकी परिभाषा पे जाए तो बेसिकली इसके समझने के लिए, इस परिभाषा को समझने के लिए 3 तत्व मुख्यतः शामिल हैं। वो 3 तत्व क्या हैं? तो वो हैं, एक मिनट, वो हैं 3 तत्वों में विवाद के पक्षकार, यानी इसमें कौन-कौन सी पार्टी शामिल होती है। तो उसमें नियोक्ता और कर्मकार, यानी जो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर या फिर मैनेजमेंट है, और कर्मकार यानी वर्कमैन या फिर लेबर। कर्मकार और कर्मकार, एक लेबर का दूसरे लेबर से लड़ाई हो जाता है, एक मैनेजमेंट का दूसरे मैनेजमेंट से, यानी एक कंपनी का दूसरे कंपनी के कुछ इश्यूज हो गए, तो वो इनके 3 पक्ष होते हैं। विवाद का विषय क्या होता है? तो औद्योगिक माने जाने के लिए 3 विषय होने चाहिए। या तो वो नियोजन से संबंधित हो, यानी कि किसी काम पर रखा जाए, अनियोजन से संबंधित हो, यानी किसी काम से हटाया जाए, श्रम की शर्तें और कार्यवाही, लेबर वेलफेयर की बात हो, यानी वेतन, भत्ते, काम की घंटे, छुट्टी, बोनस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा पार्टी है सामूहिक हित, कि जो ये विवाद है, जिसके ये विवाद औद्योगिक विवाद कब माना जाएगा? तो यह सामूहिक हित को ध्यान में रखता हो, यानी समस्त कर्मकार या वर्ग के सामूहिक हित से जुड़ा हो और यूनियन द्वारा समर्थित हो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा पे आए। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि परिभाषा कब आई है? 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, धारा 2 के तहत। औद्योगिक विवाद से नियोक्ता और कर्मकारों के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच, या नियोजकों और नियोजकों के बीच कोई भी मतभेद या विभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या श्रम की शर्तों से संबंधित है, उसको हम बोलेंगे क्या? औद्योगिक विवाद। ये सरल सी परिभाषा है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप चिंता ना करिए। औद्योगिक विवाद और पूंजीवाद का संबंध। क्वेश्चन ये आता है कि ये औद्योगिक विवाद की जननी क्या है? तो औद्योगिक विवाद की जननी पूंजीवादी व्यवस्था को बोला जाता है। उसके मूलभूत संरचना में ही विवादों की अनिवार्य जड़ है। कैसे? कि उत्पादन के साधन का स्वामित्व होता है, मूल्य और मुनाफा केंद्र में रहता है। देखिए, जैसे कोई कंपनी है तो वो चाहती है कि श्रमिक को पैसा कम देना पड़े और मुनाफा हमको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो यही है, और श्रमिक क्या चाहेगा? काम तो हम ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन हमें पैसा ज़्यादा दे दो, है ना? काम करने का कोई उतना इशू नहीं है। हमारी सुरक्षा की बात की जाए, वगैरह वगैरह। तो बस यहीं से, और पूंजीवादी नहीं करेंगे सुरक्षा की बात, क्योंकि उनको वहाँ पे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यही पूंजीवादी सोच है जो ये विवाद को बढ़ाती है। औद्योगिक विवाद का विश्लेषण किया जाए तो इसको हमने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है: कारण, प्रभाव, प्रकार और निराकरण। औद्योगिक विवाद के कारणों की बात किया जाए तो टोटल 2 कारण दिखते हैं। पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि श्रमिक वेतन और भत्ते से संबंधित, कार्यकुशलता पर दबाव और लाभ का वितरण। टोटल 3 है। क्या है ये? कि इसमें निर्वाह मजदूरी, महंगाई भत्ता और का बोनस की अपर्याप्तता शामिल है ना? कम पैसा दिया जा रहा हो, कामगारों को दी जाने वाली कम मजदूरी और उनसे अधिक उत्पादन की मांग की जा रही हो, और लाभ का वितरण में मुनाफे में श्रमिकों को उचित हिस्सा न मिलना, मतलब बेसिकली पैसा न मिल रहा है, या फिर पैसे का किसी तरीके से शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है। वो एक आर्थिक कारण हो सकता है औद्योगिक विवाद का। गैर आर्थिक या प्रबंधकीय कारण, तो कर्मचारी सुरक्षा का, जो अभी मैं बता रहा था, कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार, ट्रेड यूनियन की मान्यता न देना, या फिर ट्रेड यूनियन के साथ सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को नकारना। अगर आप डाउटफुल है सामूहिक सौदेबाजी क्या है, तो पिछले हफ्ते का वीडियो 1 पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वीडियो लेट होने के लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा। लेट जरूर हुआ है, लेकिन आप यकीन करिए, मैं कुछ ही दिनों के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कराऊंगा। ठीक है। कार्य दशाएं, कार्य स्थल पर खराब सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, फैक्ट्री एक्ट के संबंध में। ठीक है। दूसरा विश्लेषण का हमारा था प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं औद्योगिक विवाद? तो औद्योगिक विवाद मूलतः 2 ही प्रकार के होते हैं, और इसमें 2 टाइप्स दिए हुए हैं, देखते हैं। हाँ, मतलब वो किस तरीके दिए हुए हैं और टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो रुचि या हित का विवाद, तो वही सेवा की नई शर्तें की मांग से संबंधित होता है। जैसे श्रमिक क्या बचाएगा, उसका हित क्या है? पैसे में। प्रबंधन क्या चाहेगा? पैसा पैसा बचाना। तो यूनियन को 15% वेतन वृद्धि की मांग करना है, तो वो विवाद की स्थिति हो जाएगी। अधिकार का विवाद, तो वर्तमान समझौते या कानून के उल्लंघन से संबंधित, यानी किसी कर्मचारी की गलत बर्खास्तगी या बोनस न देना, तो ये होता है अधिकार का विवाद। ठीक है। तो या तो अधिकार का हनन हो रहा हो, या तो हितों का टकराव हो। ठीक, या तो अधिकार का हनन हो रहा हो, या तो हितों का टकराव हो। अब समझते हैं कुछ तरीके हैं जिसमें हड़ताल और तालाबंदी। देखिए, हड़ताल और तालाबंदी को मैंने आगे बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, हालांकि मैं आपको फिर से यहाँ पे बस बता देता हूँ कि श्रमिकों द्वारा सामूहिक रूप से काम बंद कर देना हड़ताल, और नियोक्ता द्वारा अपने ही फैक्ट्री को बंद कर देना तालाबंदी। ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा अच्छे से। अब बात करते हैं औद्योगिक विवाद के प्रभाव की। तो विवाद का समाज, अर्थव्यवस्था और आईआर पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। कैसे बहुआयामी प्रभाव पड़ता है? तो पहला होता है नकारात्मक प्रभाव, उत्पादन की हानि। यानी औद्योगिक विवाद के प्रभाव की बात किया जाए तो वो विवाद का समाज और अर्थव्यवस्था तथा इंडस्ट्रियल रिलेशन पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। पहला है नकारात्मक प्रभाव, उत्पादन की हानि हो जाएगी, राष्ट्रीय आय पर प्रभाव होगा, मानसिक तनाव होगा, इंटरनेशनल रिलेशन सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन बिगड़ेगा। उत्पादन की हानि का मतलब हड़ताल या तालाबंदी कर देंगे, फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री में काम बंद हो गया, तो राष्ट्रीय उत्पादन, राजस्व की हानि होगी। जब राजस्व की हानि होगी तो जीडीपी, राष्ट्रीय आय प्रभावित होगा। श्रमिकों को पैसा नहीं मिलेगा तो उनके परिवारों के साथ आर्थिक अनिश्चितता और तनाव पैदा हो जाएगा। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अविश्वास और शत्रुता की भावना बढ़ेगी। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? एक चेतावनी संकेत है प्रबंधन के खिलाफ, है ना? प्रबंधन को एक चेतावनी संकेत है कि भाई सुधर जाओ, तो है ना, गंभीर समस्या है, उसका समाधान आवश्यक है।
औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। और लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे जनता की बात सुनी जाए। और औद्योगिक लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे श्रमिकों की बात सुनी जाए। तो श्रमिकों के संगठित होने और आवाज़ उठाने का अवसर देता है ये विवाद। यानी औद्योगिक लोकतंत्र मजबूत होता है, उसकी स्थापना होती है। कानूनी सुधार होते हैं। कोई आवश्यक चीज़ है जिसके खिलाफ मांग उठ रही है, उसके खिलाफ कानूनी एक्ट बनेंगे, जैसे ईएसआई एक्ट, ईपीएफ एक्ट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। यूनियन की मजबूती होती है। सफल विवाद निपटान से ट्रेड यूनियन की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और विश्वसनीयता बढ़ती है। औद्योगिक विवाद निराकरण के तरीके क्या हैं? तो विवाद के तरीके को 2 हैं, 3 हैं: सुलह, कॉन्सिलेशन, मध्यस्थता। तो सुलह को देखते हैं। और तीसरा है न्याय निर्णय, यानी जब न्यायालय के पास चले जाएंगे तो अगले स्लाइड में उसे देखेंगे। सुलह क्या है? तो सबसे आम त्रिपक्षीय, इसमें क्या किया जाता है कि एक समझौता तंत्र है। सुलह अधिकारी या फिर सुलह बोर्ड जो कि सरकार द्वारा नियुक्त होता है, वो तीसरे पक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? मध्यस्थतम। तो यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसी को बोलते हैं अधिकरण, ठीक है। यह उपयोग तब होता है जब सीधी बातचीत विफल हो जाती है, लेकिन पक्ष कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। तो यह एक स्वैच्छिक या अर्ध न्यायिक तंत्र है। विवाद पक्ष अपनी सहमति से किसी तीसरे तटस्थ व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में चुनते हैं, वगैरह वगैरह। या न्यायालय जाने की तुलना में अधिक लचीला, सस्ता और तेज होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने टेबल बनाया है आगे। न्याय निर्णय तो अंतिम कानूनी उपाय है, बाध्यकारी कानून होती है। अंतिम निर्णय पंचाट। अच्छा, पंचाट क्या होता है? क्वेश्चन बन सकता है। तो पंचाट या फिर अवार्ड उसे बोलते हैं कि जो कोई भी बाध्यकारी जो कोई भी सहमति या फिर आदेश हो जाए जो बाध्यकारी हो, है ना। कोई सहमति या आदेश जो बाध्यकारी हो, उसको पंचाट कहते हैं। पंचाट दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। 2 तरीके के हैं, श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण। और तीसरा राष्ट्रीय अधिकरण। ये 3 प्रकार के न्यायालय हैं। आइए आगे देखते हैं। तो ये निराकरण तंत्रों की तुलना कर दी है मैंने, जिसमें प्रकृति सहायता करना, किसका? सुलह को। इसकी प्रकृति क्या है? स्वैच्छिक बाध्यकारी निर्णय। इसकी प्रकृति क्या है? अनिवार्य बाध्यकारी निर्णय, ठीक है। ये स्वैच्छिक या फिर बाध्यकारी हो सकता है, अनिवार्य और बाध्यकारी हो सकता है। यानी इसके पास जाए, अगर मान गए तो बाध्यकारी है, न माने तो स्वैच्छिक है। इसके पास न्याय निर्णय अधिकरण या किसी न्यायालय के पास चलेगा तो मानना तो आपको पड़ेगा, यानी बाध्यकारी निर्णय तो हो ही जाना है। सरकार द्वारा अनिवार्य है, पक्षों की स्वैच्छिक सहमति पर मध्यस्थता की जाती है। और जब यहाँ पे सहमति नहीं बनती है तो पुलिस में केस होता है, पुलिस भेज देती है। पुलिस जाके, या फिर हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल। तो समझौता ज्ञापन होता है, पंचाट होता है। पंचाट होता है, मैंने बता दिया। आधार क्या होता है? बातचीत और रियायत। इसमें साक्ष्य, कानून और विशेषज्ञ राय लिया जाता है। और यहाँ पे विशेषज्ञ राय की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जज बैठा होता है, तो कानून और साक्ष्य सिर्फ मान्य है, ठीक है। औद्योगिक विवाद श्रमिक और प्रबंधन का असर। मान लीजिए औद्योगिक विवाद हो गया, तो श्रमिक और प्रबंधन क्या क्या कर सकता है ना। तो एक तो टर्म है हड़ताल, दूसरी गति है धीमी गति से काम करना, और तीसरा है धरना। ये श्रमिक के अस्त्र है। हड़ताल मैंने बताया, सामूहिक रूप से काम कर देना। धीमी गति से काम करना मतलब उत्पादन की गति धीमा कर देना। धरना लगा देना, यानी ग्राहकों के या फिर श्रमिकों के या फिर मालिकों के प्रवेश को वर्जित कर देना। वहीं पे बैठ जाएंगे हम दरवाजे के पास ही। कानूनी अब क्या है इसकी? हड़ताल का कानूनी स्थिति क्या है? तो ये कोई आश्रय लेने के लिए मूल अधिकार नहीं है। ये कॉमन लॉ राइट है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप जब चाहे तो बैठ ही जाए। प्रबंधन तंत्र का अस्त्र क्या है? तो पहला इसका अस्त्र है तालाबंदी, यानी बहुत ही ज़्यादा हड़ताल की स्थिति में वो कार्यस्थल को ही बंद कर देगा। दूसरा उसका अस्त्र है छटनी, यानी अधिशेष श्रमिकों को अस्थायी रूप से हटा देगा, यानी छटनी कर देगा। और बंदी का मतलब क्या होता है? किसी नियोजन पर को अस्थायी रूप से बंद करना, हमेशा के लिए ही बंद कर देना बंदी कहलाएगा। श्रमिकों को हटाना अस्थायी रूप से, वो अधिशेष को उसको छटनी बोलते हैं। और अपने कार्यस्थल को ही बंद कर देना अस्थायी समय के लिए, उसको तालाबंदी कहते हैं, ठीक है। हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है? तो हड़ताल कर्मचारियों के लिए है, और तालाबंदी किसके लिए है? तो तालाबंदी प्रबंधन के लिए है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल एक्ट 1947 द्वारा मान्यता मिली है। अच्छा, हड़ताल अवैध भी हो सकता है, जिसकी कुछ शर्तें हैं। तो अवैध हड़ताल होने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा, यानी हड़ताल शुरू करने से पहले नोटिस देना अनिवार्य बना गया है, ठीक है। यानी आपको 6 सप्ताह की नोटिस आवश्यक रूप से देना पड़ेगा प्रबंधन को, अगर आप हड़ताल कर रहे हैं तो। लंबित कार्यवाही, विवाद पहले से ही सुलह अधिकारी या फिर न्याय निर्णय में है या फिर किसी कोर्ट में है, तो आप हड़ताल नहीं कर सकते। आप अपना काम करिए और निर्णय का वेट करिए। समझौता ज्ञापन, है ना, या फिर न्यायिक पंचाट लागू हो गया हो तो उसके विरुद्ध हड़ताल करेंगे, तब भी आपके खिलाफ अवैधता के हिसाब से जुर्माना या दंड लगाया जा सकता है। उचित बनाम अवैधता, तो हड़ताल अवैध घोषित करने का मुख्य प्रक्रिया से संबंधित होता है। देखिए, अवैध घोषित करना एक प्रक्रिया से संबंधित होता है, यानी क्या नियम तोड़े गए, और उचित कारणों के आधार पर होता है, यानी क्या अमानवीय शोषण किया गया है, वो देखा जाता है कि उचित यानी कारण के हिसाब से, अवैध यानी प्रक्रिया का, यानी प्रक्रिया तोड़ा है तो अवैध है, और कारण सही है तो उचित है, ठीक। बस कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो भाई दंड है, अगर अवैध है तो फिर दंड, जुर्माना, कारावास तो होगा ही। हड़ताल और तालाबंदी मैंने बता दिया आपको, हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है। तो हड़ताल कर्मकारों द्वारा, तालाबंदी नियोक्ता द्वारा। स्लाइड आपको टेलीग्राम में मिलेगी। वैसे मैंने बता दिया हर एक चीज़, आप अच्छे से पढ़िएगा जरूर। टाइम की कमी होने की वजह से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही कवर करूँगा, ठीक है।
औद्योगिक संबंध से और विवादों से संबंधित मुख्य अधिनियम। अब ये 4 मुख्य अधिनियम हैं जो औद्योगिक संबंध और विवादों से संबंधित है। हालाँकि हमें कुल मिला के 18 या 19 अधिनियम अलग-अलग पढ़ने हैं, जिनको मैं अगले 6 से 7 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दूँगा और 6 से 7 वीडियोज़ अगले कुछ ही दिनों में आपके चैनल पे मेरे इस चैनल पे अपलोड हो जाएँगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इससे टोटल 4 अधिनियम हैं, जो कि एक 1926 में यूनियन ट्रेड एक्ट आता है, ठीक है? व्यवसाय संघ अधिनियम। 1946 में एक अस्थायी आदेश आता है औद्योगिक नियोजन से संबंधित। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है 1947 में और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में आता है, अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसमें ना अलग-अलग कई सारे कानूनों को यानी इन सब के साथ और भी कानूनों को मर्ज करके एक कानून बना दिया गया है। हालाँकि इसे अभी लागू नहीं कर पाए हैं, जल्दी ही लागू में देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ सुधार के बाद, क्योंकि इसके खिलाफ कुछ बातें भी चल रही हैं। एआईटीयूसी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक एक पार्टी थी। क्या थी ये? ट्रेड यूनियन की पहली पार्टी है ना, श्रमिकों की आवाज़ उठाने वाली पहली पार्टी के नाम पे जाना जाता है। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत की सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन है, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्रमिकों को एक मंच में लाने में महत्वपूर्ण था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। समय के साथ इसमें वामपंथी और कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव बढ़ा और उसी की तरफ ये झुक गया। इसने भारत में संगठित श्रम आंदोलन की नींव रखी। बाद में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जैसे कानून बनाने के लिए दबाव भी डाला इसने, जिससे श्रमिकों को सामूहिक शक्ति मिली। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही अलग होकर बाद में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघ बने, जो कि क्रमशः 1947 और 1970 में आए थे। हमें सबको पढ़ना है। आईएलओ, फिलाडेल्फिया घोषणा और भारतीय श्रम कानून। अब आईएलओ क्या है? तो 1921 में एक संस्था स्थापित होती है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये क्यों स्थापित की गई ये संस्था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद विशेषकर श्रमिकों और बच्चों का आंदोलन। देखिए, स्टोरी बता देता हूँ। बैक स्टोरी क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्री बन रहे थे यूरोप में। अब वो यूरोप में जितने देश हैं सबके हैं इंडस्ट्रीज। अब उनमें अपने आपस में होड़ मची थी कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे, हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा। तो उसके लिए वो लोग श्रमिकों का शोषण करते थे। जब इस बात पे आवाज़ उठी कि अब भाई इतना शोषण क्यों करते हैं, तो पर्टिकुलर देश बोलता था कि अगर हम शोषण करना बंद करेंगे तो पिछड़ जाएंगे हम, है ना? तो आपको शोषण से बचाना है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यानी सभी देशों को बुलाइए और सहमति करिए कि ऐसे-ऐसे कानून बना दें, तो फिर हम भी पालन करेंगे। नहीं तो भाई हम अपना प्रोडक्टिव कम करके मार्केट में पीछे क्यों रहें? तो उन्होंने बोला, तो वो सभी देशों ने एग्री किया और एक 1919 में संस्था स्थापित हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साई की संधि के भाग 13 के तहत आईएलओ की स्थापना की गई। दार्शनिक आधार क्या था कि यदि शांति चाहते हैं तो सामाजिक न्याय, इसका दार्शनिक आधार सोशल जस्टिस था, सामाजिक न्याय था। त्रिपक्षीयता थी इसमें। आईएलओ की सबसे अनूठी विशेषता थी कि ऐसा है कि नियोक्ता और कर्मचारियों का जब तक औद्योगिक में संबंध बन रहा है, ठीक है? किसी फैक्ट्री में क्या है, नियोक्ता है, कर्मचारी हैं, इसमें सरकारों को भी शामिल कर दिया जाए। कालांतर में 1921 के बाद 1940 में एक फिलाडेल्फिया घोषणा देखने को मिलता है, ठीक है? तो फिलाडेल्फिया घोषणा के बारे में जान लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया तो 1944 में इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनाया गया। इसका कोर सिद्धांत इसमें क्या था कि श्रम कोई वस्तु नहीं है ना? यानी पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देता है कि ऐसा नहीं है कि आप जितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं उतने ज़्यादा आप काम निकलवाने की कोशिश करें, वो भी इंसान है, थोड़ी मानवता रखिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कुछ अधिकारों देने की बात की गई। श्रमिक कोई वस्तु नहीं है, उसको अधिकार दीजिए। संघ की स्वतंत्रता सतत प्रगति के लिए अनिवार्य है, ठीक है? इसे वैश्विक जिम्मेदारी समझा गया, यानी किसी भी स्थान पर गरीबी हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत पर यह विचार आगे बढ़ा, ठीक? आगे देखते हैं। ट्रेड यूनियन 1926 में के निर्माण में योगदान, किसका योगदान? तो भारत में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आता है। इसके निर्माण में आईएलओ के सिद्धांत बहुत यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत बहुत काम आए। यानी इसने संघ की स्वतंत्रता का दबाव डाला, श्रमिकों को संगठित होने का अधिकार दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की सक्रियता से यानी 1920 में इसका गठन के बाद बढ़ती सक्रियता ने स्पष्ट कर दिया कि यूनियनों को कानूनी रूप से नियंत्रित मान्यता देना ही पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ? तो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 लाया गया, जिससे यूनियनों को पंजीकरण का अधिकार और कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की। यह श्रमिकों को सशक्त बनाने वाला एक मौलिक कदम था जो आईएलओ के सिद्धांत के अनुरूप था। चूंकि अब ये ब्रिटेन द्वारा निर्मित था, ब्रिटेन पहले से ही साइन कर चुका था आईएलओ वाले कन्वेंशन पे, तो फिर उसको उस हिसाब से बनाना पड़ा था। फिलाडेल्फिया घोषणा 1944 पर भारत की स्थिति क्या थी? तो फिलाडेल्फिया घोषणा के सिद्धांतों पर भारत ने दार्शनिक रूप से स्वीकार किया, उन्हें संविधान के राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांतों में भी शामिल किया है। यानी पूछ सकता है कि सोशल सिक्योरिटी पर कौन कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 39, ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। श्रम कोई वस्तु नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आगे। आईएलओ कन्वेंशन भारत द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत। तो देखिए, आईएलओ ने टोटल 8 मूलभूत कन्वेंशन दिए, जिसमें 6 की पुष्टि की गई और 2 की नहीं की गई है। तो अच्छा कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बलात् श्रम कन्वेंशन, बलात् श्रम का उन्मूलन, न्यूनतम आयु कन्वेंशन, बलात् श्रम के निकृष्टतम स्वरूप कन्वेंशन, समान पारिश्रमिक कन्वेंशन, भेदभाव कन्वेंशन। अब आगे क्या है? तो भारत द्वारा अब कोर यही है। देखिए, पढ़ाने का मतलब, स्लाइड बनाने का मतलब कोर यही है कि क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि क्या संपुष्ट नहीं यानी क्या स्वीकार नहीं किया गया था कन्वेंशन में? तो 6 तो स्वीकार किए गए, वो बलात्, न्यूनतम, वो तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन क्या नहीं हुए? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। बताइए। आयोजित करने के अधिकारों का संरक्षण नहीं किया गया, संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी कन्वेंशन नहीं स्वीकार किया गया।
ठीक है, तो याद रखिएगा, संघ यानी किसी भी ट्रेड यूनियन की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को उतना ज़्यादा बातचीत नहीं की गई। अच्छा, सामूहिक सौदेबाजी कौन करता है? तो सामूहिक सौदेबाजी ट्रेड यूनियन ही करेगा। तो जब ट्रेड यूनियन की स्वतंत्रता और अधिकार की बात नहीं की जा रही है, तो उसके सामूहिक सौदेबाजी की बात कैसे की जाएगी? तो ऐसा करके याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप बोर ना होइएगा। आईएलओ और भारतीय श्रम कानून में संभावित ईपीएफओ को विस्तृत प्रश्न, जिसमें टोटल मैंने 8 प्रश्न लिए थे। ठीक, जल्दी से देखते हैं। तो रिवीजन है ये, श्रम कोई वस्तु नहीं है, यह मौलिक सिद्धांत आईएलओ के किस ऐतिहासिक घोषणा से संबंधित है और इसका क्या अर्थ है? तो फिलाडेल्फिया घोषणा। इसका अर्थ है श्रम को बाजार में केवल एक उत्पाद की तरह खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। यह मानवीय गर्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मानवीय शर्तों पर ही नियोजित किया जाना चाहिए। यह भारत के श्रम कानूनों का मूल दर्शन या आधार है। ठीक है, मूल दर्शन का आधार है। त्रिपक्षीय संरचना में कौन कौन से पक्ष शामिल है ना? यह आईएलओ को कैसे अद्वितीय बनाता है? तो आईएलओ की संरचना में सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह आईएलओ को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी बनाता है जो सीधे तौर पर उन हितधारकों को शामिल करती है जिन पर उनके कानून लागू होते हैं। अच्छा, तो ये समझिएगा, आईएलओ संरचना, 3 पक्ष, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाह मजदूरी के आईएलओ सिद्धांत से मेल खाता है? ठीक है, तो आर्टिकल 43 न्यूनतम मजदूरी, लिविंग वेज की बात की गई है। आर्टिकल 43 में पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 43 पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि लिविंग वेज की बात करता है। कन्वेंशन और भारत की स्थिति पर तुलनात्मक प्रश्न आ सकते हैं। तो किसको अभी नहीं स्वीकारा है आईएलओ के 2 कन्वेंशन? अभी तक नहीं किया गया था। आर्टिकल 87 यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 111 यानी सामूहिक सौदेबाजी या फिर भेदभाव को संपुष्ट या फिर स्वीकृत नहीं किया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 सन 87 में क्या है? तो सब मैंने बताया कि बिना किसी हस्तक्षेप के संघ बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, लेकिन 1926 के एक्ट में इसके पंजीकरण को वैकल्पिक रखा गया है ना। क्वेश्चन ट्रेड यूनियन एक्ट जब अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट आईएलओ के किस सिद्धांत से अभी प्रेरित है? तो यह सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस, कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत से प्रेरित है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य यानी राज्य कल्याणकारी होना चाहिए। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के निर्माण में आईएलओ का क्या योगदान था? तो इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आईएलओ को संघ बनाने की स्वतंत्रता के सिद्धांतों ने ब्रिटिश सरकार पर कानून बनाने का दबाव डाला है ना। इस अधिनियम ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे संगठनों की कानूनी मान्यता और हड़ताल तथा सामूहिक सौदेबाजी के लिए आवश्यक कानूनी कवच प्रदान किया, जो आईएलओ के उद्देश्यों के अनुरूप था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में शामिल सुलह या कॉन्सिलेशन या फिर न्याय निर्णयन की प्रक्रियाएं आईएलओ के किस उद्देश्य पर आधारित थी? तो ये प्रक्रियाएं आईएलओ के शांतिपूर्ण समाधान, पीसफुल रेजुलेशन और सरकारी हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित थी। आईएलओ मानता था कि विवादों को कानून दायरे में हल करना चाहिए, इसीलिए उसने मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच में गवर्नमेंट को लेके आया। ठीक है, तो पहले मैनेजमेंट और वर्कमैन होते थे, अब तीसरा पक्ष गवर्नमेंट भी आया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ट्रेड यूनियन एक्ट और 1946 के एक्ट को पढ़ेंगे अच्छे से। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम उसके पीवाईक्यू और संभावित क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।